Hello students, welcome to the world of biology with a Med Excellence classes. Med Excellence classes में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विखार प्रोफेसर विखार आपके सामने बायोलॉजी का मेंटर जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड गाइडेंस करूँगा और मेरे लेक्चर्स फ्रिक्वेंटली आते जाएंगे। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर शॉर्ट लेक्चर लिया हूँ और बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी है बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन टोटली एप्लीकेशन बेस्ड और हमारे ऐप में हम उसको सेव करके रखने वाले हैं और सीरीज़ वाइज हम इस लेक्चर्स को हम शूट करके आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लाइव सेशंस भी होंगे। सबसे पहले तो मैं जो 10th फ्री में पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो इजीली फ्लेक्सिबिलिटी जिनको मिल गई, रिलैक्सेशन मिल गया ड्यू टू द कोविड-19, तो उन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको कांग्रेट्स कहता हूं कि वो 11th क्लास में आ गए। लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास आउट होने के बाद सेल्फ स्टडी को और बेसिक प्लानिंग नहीं किया है, शेड्यूल नहीं बनाया है, स्टडी को सीरियस नहीं लिया है। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 6 to 8 मंथ का ड्यूरेशन है ये ऐसे ही निकल जाएगा और डायरेक्टली आपका 12th स्टार्ट होगा और 12th के ड्यूरेशन में फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन स्टार्ट हो, कोरोना वायरस पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है। लेकिन ये सिचुएशन कहाँ पर जाकर रुकेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हम पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि 3 से 4 मंथ में इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मेड एक्सलेंस क्लासेस राष्ट्रवादी भवन बीड इनके मेंटर्स ने और ग्रुप ने तय किया था कि एक एप्लीकेशन लिया जाए, अच्छे से उसको एक अच्छा एप्लीकेशन जिसमें बच्चों को इजी टू हैंडल हो और अच्छे से यूज़ करते आए, क्लियरिटी अच्छी हो, टेस्ट लेते आए, लाइव सेशंस लेते आए, रिकॉर्डेड सेशंस लेते आए। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया और मेड एक्सलेंस क्लासेस के थ्रू वो चलाया जा रहा है। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने इसको डाउनलोड किया है और लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जिसने ये डाउनलोड नहीं किया है आप डाउनलोड करिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, एकेडमिक प्लान्स अच्छा लगता है, आप अपने आप को उसमें फिट समझते हो, तो फिर आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको 100% सिलेबस वहाँ पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा। इन केस लॉकडाउन खुल गया तो लेक्चर्स आपके ऑफलाइन स्टार्ट होंगे और ऑफलाइन मोड पे आपके क्लासरूम में आपके लेक्चर्स होंगे। उसमें आपको क्लासरूम में मिलेगा क्या, किस तरीके की स्ट्रैटेजी होंगी और ऑनलाइन किस तरीके की स्ट्रैटेजी होंगी, शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर डायरेक्टली हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, ऑफलाइन मोड पे जब आप आएंगे तो आपको लेक्चर्स ऑफलाइन अटेंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पीरियोडिक लेक्चर होंगे 1 by 1 शेड्यूल के हिसाब से। उसमें हम आपको क्लास नोट्स देंगे, डिस्कशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे और उसके साथ साथ टेस्ट भी टाइम आ टाइम, संडे टू संडे टेस्ट भी होते जाएंगे। स्टडी मटेरियल कुछ इस टाइप का रहेगा, इसका कवर पेज है और ये 3 नोट्स का सेट है। ऐसे और भी बहुत सारे नोट्स हैं जिसमें बायोलॉजी के टोटल 38 टॉपिक्स आते हैं। 11th में आपके 22 टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ NCERT और रिमेनिंग जो 16 टॉपिक है वो आपके 12th में आते हैं। NCERT के पोर्शन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेड एक्सलेंस क्लासेस के नोट्स है जो बड़े मेहनत से बनाए हैं मेंटर्स ने। ये मेरे खुद के बायोलॉजी के नोट्स हैं और इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों के क्लियर करने की कोशिश किया। इसको नोट्स के फॉर्म में बच्चों को पढ़ने के लिए आसानी हो, इस मकसद के चलते इसको बनाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे नोट्स में तो बिल्कुल इसमें पॉइंट वाइज हर चीज़ कवर की गई है, हर चीज़ के आपको पॉइंट वाइज मिलेगा। ये मैं इसका आपको स्कैन करके कोई डायग्राम शेयर करूँगा साथ में। ऐसे तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं स्कैन करके कुछ इसके कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देखिए।
ठीक है। तो ये है, और इसमें लेवल वाइज एमसीक्यूज है, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब बच्चों को जो डिफिकल्टी आएंगी, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये पूरा वहाँ पर दिया हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम शेयर करते हैं बच्चों से, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स मिलेंगे, जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू भी मैं कुछ टेस्ट लेने की कोशिश करूँगा, और साथ में PDF फॉर्मेट में भी एप्लीकेशन में आपको टेस्ट शेयर किए जाएंगे, वो टेस्ट आपने देना भी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पहले बेसिक से गुजारना पड़ेगा। बायोलॉजी से रिलेटेड जितना बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन मोड पे, और उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। ये तो हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन में इसको मैं सेशन को 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, 2 पार्ट में लेता हूँ सेशन को। मेरा जो 30 मिनट का पार्ट होता है वो डेली मैं सब बच्चों को बेसिक लेता हूं, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है बेसिक होता है, और वो करंट टॉपिक के लिए मैं एक 60 मिनट्स का सेशन रखता हूं। तो टोटल मेरा जो सेशन होता है 1.5 घंटे का डेली सेशन होता है। सैटरडे के दिन आपका वाइवा होता है, मतलब आपको जो मैंने पढ़ाया हूँ आपको पढ़ने का टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, और उसमें फिर आपको मैं क्वेश्चंस करता हूँ, इंटरव्यू टाइप में आपको क्वेश्चंस करते हैं, और उसी के बेसिस पे संडे को टेस्ट भी होता है। इस तरीके से आपको मेहनत कराई जाती है। बच्चों को सिर्फ करना क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, और सेल्फ स्टडी करना है। जो रिपीटर बच्चे हैं, जो रेगुलर 12th में है और 11th के बच्चे हैं, ये इस तरीके से ये शेड्यूल से वेल नोन है, उनको पता है। जो आपके सीनियर लोग हैं, जो मेड एक्सीलेंस, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर टीचिंग होती है, कैसी स्ट्रैटेजी बनाते, सिलेबस कंप्लीशन का क्या पैटर्न है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होता है, ये आपके सीनियर बच्चों से जो मेड एक्सीलेंस क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं उनसे आप फीडबैक ले भी सकते हैं। और डेमो लेक्चर्स करना आपको ज़रूरी है। अगर आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आती है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई डिस्कस्ड नाउ। मैंने अभी जो बताया हूँ, जो डिस्कस किया हूँ, आपको समझ गया होगा। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आपने मुझे पूछना है मैसेज के फॉर्म में भी, अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक शेड्यूल, एकेडमिक प्रोग्राम जो भी है वो आपको अच्छे से क्लियर करके लेना है कि सर अभी आपका क्या प्रोग्राम है और हमारे लिए उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, क्यों हमने मेड एक्सीलेंस क्लासेस ज्वाइन करना है, क्यों हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना है, क्यों हमने आपके लेक्चर अटेंड करना है, हमारा एक्चुअली फ़ायदा क्या है, ये आपका पूछना हक है। आप हमको क्वेश्चंस करना चाहिए, उसको हम इलेबोरेट करेंगे, उसको सेटिस्फाइड आंसर देंगे, और जो आंसर देंगे उस हिसाब से इंशाल्लाह करेंगे भी काम, और आपको उससे फ़ायदा 100% होने वाला है। यही उम्मीद के साथ आप ज्वाइन हो जाइए, और हम कोशिश करेंगे वो उम्मीद को कायम रखने की। तो यहाँ पर कोर डिस्कशन पे आते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर विखार, आपका बायोलॉजी का मेंटर। क्वालिफिकेशन स्क्रीन के आपके सामने है, और जो आपको मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी समझती है या नहीं समझती, इसके लिए तो आपको कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, तब जा कर के आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलो फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी का वेटेज टोटल 50% है। मतलब जो आपकी नीट एग्ज़ाम है बच्चों वो 720 मार्क्स की है, ठीक है। तो 720 मार्क्स में आपको 360 मार्क्स ये बायोलॉजी के लिए है, और 360 मार्क्स ये फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए है। ये अभी मुझे नहीं बताना है, ये आपको पता है, रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। 360 मार्क्स ये बायोलॉजी के हैं। मतलब हमारे बीड़ के लैंग्वेज में एक आम मुहावरा है, और जिसको हम बोल सकते फ्रेज़ है, आधे में असगर और आधे में पूरा घर। मतलब बायोलॉजी असगर है, 50% है, 50% वेटेज यहाँ पर बायोलॉजी को 360 मार्क्स, और 360 मार्क्स फॉर 38 टॉपिक्स। 360 मार्क्स आपको 38 टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 38 टॉपिक में आपको 22 टॉपिक ये NCERT का 11th स्टैंडर्ड में आपको सीखना है, और 16 टॉपिक ये 12th NCERT से आपको लेना है। और ये NCERT टेक्स्ट बुक है। NCERT क्या है? ये टेक्स्ट बुक है, और दोनों टेक्स्ट बुक में 11 + 12 दोनों टेक्स्ट बुक में आपको 38 टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है नीट में जो आपको पढ़ना है
उसके लिए रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट और सबसे प्रिफरेबल और रेफरेंस के लिए वो है एनसीईआरटी, जो सीबीएसई बोर्ड का अपना खुद का बुक है एनसीईआरटी का। और उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं उसको शो भी कर रहा हूँ किस तरीके का वो बुक होता है। परचेस करिए मार्केट में, सस्ता बुक है। और एनसीईआरटी के अलावा आप बहुत सारे पब्लिकेशन के थ्योरी के नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि एररलेस है, एमटीजी पब्लिकेशन है, अरिहंत है, दिनेश है, और एबीसी बायोलॉजी है, बहुत सारे और भी मार्केट में बुक्स है। वो बुक्स आप ले सकते, कोई एक बुक ले सकते, और उसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए होते हैं। तो आपके हिसाब से आप वो बुक परचेस कर सकते साथ में इसके। अपने पास क्या कराया जाता है, तो एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सेशन में मिलेगा। जो भी मेरा स्टडी मटेरियल, जो भी मेरे नोट्स रहेंगे, बोर्ड वर्क रहेगा, वो टोटली एनसीईआरटी के बेस्ड रहेगा। कुछ अप्लाइड पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस हिसाब से कुछ अप्लाइड पॉइंट हो सकते हैं। ये एक है। और एग्जाम्पलर जो कि एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस का इलेबोरेशन भी देने की मैं कोशिश करता हूँ। ये मेरी शॉर्ट में स्ट्रैटेजी बताया। आप कैसा करेंगे ये तो आपको लेक्चर देखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन टॉपिक के लिए व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, यहाँ पर बेसिक क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो उस बेसिक रिक्वायरमेंट पे हम कुछ लेक्चर्स चर्चा करेंगे बेसिक बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। आपके पास एक बेसिक ढांचा होना चाहिए, किस तरीके से कितना मतलब हमको पोर्शन कंप्लीट करना है, कैसा करना है, ये आपको मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट तो ऐप पे तुमको नहीं जमेगा, तो आप वीडियो यहीं पर रोक के ये पूरा लिख लेना चाहिए। अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ, इतना मेट रहा हूँ मैं, ये आप वीडियो पीछे करके इतना लिख के भी ले सकते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर देखिए हम पॉइंट पे आते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी किस बला का नाम है? बायोलॉजी हम बोलते किसको? व्हाट इज़ द बायोलॉजी एक्चुअली? सो बायोलॉजी इज द थिंग बट अ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। व्हाट इज द बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ। ओके, बायो को हम मीनिंग, उसका कोर मीनिंग लेंगे लाइफ, और लॉगस, लॉगस म्हणजे स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज नथिंग बट अ बायोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ये बायोलॉजी है। अब देखो, स्टडी तो हम कर सकते मटेरियल की, जैसे कि ये बुक के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर रहे हैं मान लो, तो वो है केमिस्ट्री। और मेरे हाथ के केमिकल कंपोजिशन की स्टडी कर रहे, वो है बायोकेमिस्ट्री। मतलब ये छोटा सा टुकड़ा फाड़ दिए, इसका केमिकल एनालिसिस करे कि इसमें क्या केमिकल हो प्रेजेंट है, किन चीज़ों से मिलकर ये पेज बना है। तो मालूम हुआ है कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो इसका केमिकल एनालिसिस कर दिए हमने। उसके भी डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथड है, एनालिटिकल टेक्निक्स है, उसके थ्रू हम ये पर्टिकुलर मटेरियल का, ये पेज का हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे ही मेरे हाथ का थोड़ा सा पार्ट कट कर लिए विखार सर के, और उसका केमिकल एनालिसिस किए कि विखार सर के हाथ के कंपोजिशन क्या है। तो वो, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरे केमिकल कंपोजिशन को मैं बायोकेमिकल्स बोल सकता हूँ। और कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड के मटेरियल को मैं नॉन लिविंग मटेरियल बोल सकता हूँ। ओके, तो ये एक चीज़ है। और किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल पैरामीटर की भी हम स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम बायोफिजिक्स बोलते हैं। जैसे कि माइक्रोफिजिक्स में हम देखते हैं कि कोई मटेरियल है, मटेरियल का नेचर, उसको अगर हम छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। नीचे आएगा क्यों आएगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। मतलब एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटर्स में अगर हम स्टडी करेंगे किसी चीज़ की, तो वो फिजिक्स में चला जाएगा। अगर केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री में चला जाएगा। अब स्टडी किसकी कर रहे हैं? केमिकल कंपोजिशन कौन से है जिसकी स्टडी कर रहे हैं? जैसे कि लिविंग कंपोजिशन है तो बायोकेमिस्ट्री में चला गया, नॉन लिविंग कंपोजिशन है तो वो जनरल केमिस्ट्री में चला गया। फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको तो मुझे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पर मुझे ये बताना है कि बायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ प्लांट बिहेवियर, इंटरैक्शन ऑफ प्लांट्स विथ अबायोटिक इन्वायरमेंट। मतलब प्लांट्स का इंटरैक्शन हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के साथ क्या है, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट्स में क्या वेरिएशंस आते, किस तरीके के वैरायटीज़ होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, हायर प्लांट्स कौन से हैं, लोअर प्लांट्स कौन से हैं,
हायर प्लांट्स हायर क्यों है, लोअर प्लांट्स क्यों हैं, हायर एनिमल्स क्यों हैं, इंसान क्यों है, इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बहुत सारे मॉन्कीज और एफ फैमिली में आने वाले गोरिल्लाज वगैरह हमारे से इतने क्यों मिलते जुलते हैं, क्यों हम एक जैसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे दूर के रिलेटिव्स क्यों हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या फाइलोजेनिक डेवलपमेंट है, उत्क्रांति कैसे हो गई, इर्तखा कैसा हुआ जानदारों में, ये पूरी स्टडी को हम बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। दुनिया को अगर हम देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी और बहुत सारे फाउनास, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाउनाज मतलब एनिमल्स देखेंगे हम, तो दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी मिलेंगी, इख्तिलाफात मिलेंगे, वेरिएशंस मिलेंगे और बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। प्लांट्स में वैरायटीज़ मिलेंगे, फिर सेम स्पेसीज में मल्टीपल वेरिएशंस मिलेंगे। तो ये वेरिएशंस क्यों हैं और इसके पीछे क्या फैक्टर है, न्यूक्लियर फैक्टर क्या है, जीन्स क्या है, इनके जेनेटिक्स की स्टडी, ये सब चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन से हमको देखना है और इसी का नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी ये कोई छोटी ब्रांच नहीं है, ये बहुत वास्ट ब्रांच है। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर सैयद रियासत अली, मरहूम लेट सैयद रियासत अली, जो कि मिलिया जूनियर कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्क करते थे और मैं बेसिक मेरा बायोलॉजी उनके पास ही हुआ था 11th-12th में, बाद में लातूर में मेरा एजुकेशन हुआ था। तो वो टीचर का बोलना था, रियासत अली सर का, कि बायोलॉजी एक समंदर है और हम किनारे पे खड़े हुए हैं। वो बोलते थे बायोलॉजी एक समंदर है और हम किनारे पे खड़े हुए हैं, मतलब बायोलॉजी बहुत वास्ट ब्रांच है और किनारे पे खड़े होकर एक लोटे में पानी निकाल दिया हमने और उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इतना हम स्टडी कर रहे हैं 12th के लेवल पे, समुद्र से एक जग में पानी निकाला और उन पानी की स्टडी कर रहे बस। तो उतने 38 टॉपिक के रिलेट हम कर सकते हैं। बाकी अभी बहुत वास्ट ब्रांच है। एनिमल्स में हमको बहुत डिटेल में है, आर्थ्रोपोड्स की स्टडी है, और आर्थ्रोपोड्स मतलब जो कीड़े मकोड़े पतिंगे होते हैं, इनकी स्टडी बहुत वास्ट है। और दूसरे एनिमल्स है, दूसरे और अलग अलग प्रजाति, कितनी स्टडी करेंगे। ह्यूमन की स्टडी एक सेपरेट ब्रांच है। तो ये जो स्टडी है ये कोई मामूली स्टडी नहीं है, ये बहुत वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी। अब उस वास्ट ब्रांच को हमको सिमट करके, उसको कम करके 38 टॉपिक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमको रेस्पेक्टिव टॉपिक रेस्पेक्टिव कंटेंट के हिसाब से डिस्कस करना है। अब उस कंटेंट के हिसाब से हमको कितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये तो कोई एक लेक्चर में होने वाला नहीं है, इसके लिए मुझे मल्टीपल लेक्चर रिक्वायर्ड है। तो वो मल्टीपल लेक्चर्स मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करते जाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, सुपरफिशियली डिस्कस करूंगा। 1 बाय 1 एक डोमेन को हम कवर करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट ये करना है कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या। आपको कमेंट ये करना है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही। अगर नहीं हो रही है, लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, मराठी बच्चों का प्रॉब्लम अगर हिंदी से कुछ हो रहा है, तो आपने बिल्कुल फ्रँकली मुझसे शेअर करना है की सर जिथे आवश्यक आहे तिथे मराठी पण वापरा। मी वापरू शकतो मराठी, थोडक्यात मला येते, एवढी चांगली नाही येते कारण माझा जो बेसिक सब्जेक्ट आहे ते मराठी सायंटिफिक मराठी नाही आहे। म्हणजे मी मराठी साइंटिफिकली मराठी मी शिकलेलो नहीं, मतलब मैंने मराठी साइंटिफिक नहीं सीखा हूँ। साइंस की मराठी जिसको बोलते, हमने इंग्लिश में साइंस पढ़ा था, तो साइंस इंग्लिश में पढ़ा था, तो साइंस के बहुत सारे मराठी वर्ड मुझे तो मुश्किल से आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जनरल मराठी तो इजीली मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच की जहाँ तक बात है, तो मेरे आप सब लोगों से ये सजेशन है मेरा कि आपने इंग्लिश में ही उसको पढ़ना है। उसका अल्टरनेट सिनोनिम आप गूगल पे देख सकते हैं। मान लो कोई एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे डिफरेंस, ये वर्ड का अगर सिनोनिम देखेंगे तो वेरिएशन, तो दोनों भी इंग्लिश वर्ड है, डिफरेंस भी और वेरिएशन भी, लेकिन एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इंग्लिश में ही पढ़ो और इंग्लिश में जो सिंपल वर्ड है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते, तो उससे आपका लैंग्वेज इंप्रूवमेंट भी होगा और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको। ठीक है, तो मुझे कमेंट करना है फ्रैंकली, कुछ नहीं समझ रहा तो, और मेरी मराठी सुन के मेरी गलती मत निकालो, थोड़ी बहुत मेरी मराठी में गलती हो सकती। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो बायोलॉजी के बारे में चल रही थी चर्चा। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करेंगे उसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब कैसे करेंगे, कौन से डोमेन है, क्या दृष्टिकोण है
क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो ये तो बहुत वास्ट ब्रांच है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया हूँ, कुछ चीज़ें सेपरेट इंडिविजुअली मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि बायोलॉजी की यहाँ पर डिवीज़न हम देखते हैं। डिफिनेशन तो आप लिख सकते, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नथिंग बट अ बायोलॉजी, ऐसा लिख लो, नोट कर सकते हैं आप। कापी पेन तो आपका जो नोटबुक है आपके पास होना चाहिए। स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नथिंग बट अ बायोलॉजी, मतलब लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल डिफिनेशन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। डिवीज़न, बहुत सारे और भी डिवीज़न है, कुछ यहाँ पर लिखा हूँ। आज के लेक्चर के हद तक शॉर्ट में कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलो, पहले मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मेरा MSc A++ ग्रेड है उसके बारे में, जूलॉजी। जूलॉजी, व्हाट इज द जूलॉजी? एज द नेम इंडिकेट, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नथिंग बट अ जूलॉजी, मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करेंगे हम उसको जूलॉजी बोलेंगे। एनिमल्स में एनिमल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसमें देखेंगे तो एनिमल्स में आएंगे वर्टिब्रेट्स, चलो वर्टिब्रेट्स कौन से होंगे? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगा, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। और जो लोअर आर्थ्रोपोड्स है जैसे कि कॉकरोच है और दूसरे इंसेक्ट्स है, ये इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे। और भी दूसरे मोलस्क है, इकिनोडर्माटा है, ये लोअर क्लासेस है एनिमल्स के, उनकी बात चल रही है। तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, इनमें फिक्रिये नहीं होंगे, गैर फिक्रिये होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होंगी वो वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट्स में मैमल्स है जिसमें एनिमल्स आएंगे, फिशेस है, रेप्टाइल्स है जिसमें प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड होता है वो, ठीक है, वो पूरा डिटेल में देखेंगे हम इसके बारे में, एनिमल क्लासिफिकेशन। और जूलॉजी को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, एक है एनाटॉमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा है फिजियोलॉजी, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनकी स्टडी करेंगे। ओके, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, जैसे कि हार्ट का स्ट्रक्चर मान लो, किडनी का स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर, दिमाग का, और स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस, हार्ट का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया लेकिन उसका फंक्शंस कैसे होगा, हार्ट के फंक्शन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये पूरा हम हमारे फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। मतलब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब उसका ग्रॉस कंप्लीट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गन का, मॉर्फोलॉजी मतलब सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल मतलब जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, जैसे हाथ का स्ट्रक्चर, आँख नाक का स्ट्रक्चर जो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं। और डिसेक्शन करने के बाद, कट करने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेंगे हार्ट के, किडनी के, वो एनाटॉमी में आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर फिजियोलॉजी कैसे फंक्शन होगा उसका, ये नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उसकी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। प्लांट्स को अगर शॉर्ट में क्लासीफाई करूँ मैं, अगर यहाँ पर शॉर्ट में एकदम इंट्रोडक्शन के लिए, तो प्लांट्स को बेसिकली 5 ग्रुप में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किंगडम प्लांटी को, जिसमें लोअर अलगीज होंगे जो लोअर प्लांट्स है, ब्रायोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे, ये 5 ग्रुप है प्लांट्स के। देखो ये कुछ अभी नहीं भी समझ रहा है 11th के बच्चों को, सिर्फ सुनना है, ज़रूरी नहीं है ये जो मैं बोल रहा साइंटिफिक वर्ड ये हर बच्चे को समझ में आए, तो सुनकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है। अभी मुझे इंट्रोडक्शन लेना है, तो जो पॉइंट अभी नहीं समझता है तो बिल्कुल हक से क्वेश्चन करना है, लेकिन अगर नहीं समझता है तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन तो करना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मुझे डिटेल में बताना है प्लांट्स के जो 5 ग्रुप मैंने बोला, तो उसको ही सोचते बैठ रहे, ऐसा नहीं है, वो 5 ग्रुप मुझे बहुत डिटेल में लेना है। आगे तुमको 11th के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिटेल में पढ़ना भी है। स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी शॉर्ट में। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एज द नेम इंडिकेट स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी कर रहे तो उसको स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे।
और माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आएंगे, वायरसेस आएंगे, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी के ही सब ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बायोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लाया था बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री, हाथ की केमिस्ट्री, नोज की केमिस्ट्री, आइस की केमिस्ट्री, मतलब क्या है हमारे सेल में, हमारे सेल में किस टाइप के केमिकल्स है, साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या केमिकल है, ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, ओके। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, टेक्निक्स और जेनेटिकल इंजीनियरिंग्स एप्लीकेशन इन लिविंग फॉर्म, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या करेंगे, बहुत सारे टेक्निक यूज़ करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज़ आज हम देखते हैं, तो वो क्या है, एक्चुअली मैनिपुलेशन है लिविंग फॉर्म में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें हम डिटेल में उसकी स्टडी करने वाले हैं आगे। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब क्या, द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन सॉफ्ट फॉर्मेट, मतलब जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी हम डाटा करेंगे जमा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का, जैसा कि किसी एनिमल का मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ मतलब उसका डिटेल प्रोफाइल, जैसे बायोडाटा रहता अपने पास, जैसा अपने पास रिज्यूम रहता, तो वैसा हर एनिमल का टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। अगर जितने भी हमारे पास दुनिया में आज तक रिसर्च किए गए, मालूम जो किए हमने, जो नॉन स्पीसीज़ है एनिमल्स के, प्लांट्स के, वो कितने ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं। तो इतने सारे स्पीसीज़ को अगर हमको पेजेस के फॉर्म में, बुकिश फॉर्म में, तो कितनी बड़ी लाइब्रेरी होंगी, कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई होगा, जो कि है अभी बहुत सारे बड़े यूनिवर्सिटीज़, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है, इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी है। लेकिन हर एक बंदे के लिए वो इन्फॉर्मेशन की पूरी स्टडी करना उस टाइप से पॉसिबल नहीं होता, फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता सिस्टमेटिक तरीके से, भले ही लाइब्रेरी में पूरा हो, लेकिन वो क्या है कि स्पेस ऑक्युपाइड है। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम कोई चीज़ अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, तो शॉर्ट में थोड़ा सा भी नाम डाल दिए तो वो चीज़ हमको सामने आ जाए, दिखाई देती है। जैसे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको फाइंड करना है, तो हमको एक दो वर्ड अगर टाइप करेंगे सर्चिंग में, तो एप्लीकेशन फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, पूरे सीक्वेंशियल अरेंजमेंट उसका। तो वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर में हमको सेल्फ स्टडी के लिए और बहुत सारे रिसर्च के लिए वो डाटा महफूज रह सके, ताकि उसको आगे यूटिलाइजेशन हम कर सकें। इस तरीके से हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बायोलॉजी का डिवीज़न बताया, और भी बहुत सारे इसके ब्रांचेस है, वन बाय वन हम उसको शॉर्ट में इसको इनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ जाएंगे, जिसमें मुझे सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स और ये सब बताना है, और डायरेक्टली 11th का पोर्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत सुपरफिशियल स्ट्रक्चर था, शॉर्ट में था। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट सेशन में पर्सनल मैसेज करके मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो होप फॉर बेस्ट, और आपके फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं। और हमने जो अरेंजमेंट किया है, ये अरेंजमेंट आपके लिए बेनिफिट्स हो सके, इसी तरीके से हमने सोचा है। जैसे कि वाइट बोर्ड था, तो वाइट बोर्ड में बहुत सारे लाइट वगैरह चमकने का प्रॉब्लम्स, अब ग्रीन बोर्ड की वजह से थोड़ा सा आई फ्रेंडली है, आंखों को प्रॉब्लम्स जो होती है कंटिन्यूसली, तो ये इसमें किसी कदर वो उसमें कमी आ जाएंगी, आपको आसानी से सब चीज़ दिखेंगी भी, और आंखों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा ग्रीन कलर की वजह से। इसलिए हमने ये बोर्ड का अरेंजमेंट किया। उसमें चॉक, कन्वेंशनल जो मेथड है, जो नेचुरल मेथड है, पहले से हम देखते आ रहे स्कूल्स वगैरह में, इसी तरीके का बोर्ड होता है, चॉक होता है, तो एक नेचुरलिज्म आता है, एक क्लास की फीलिंग आती है। उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने ये सब अरेंजमेंट किया है। आपको एंजॉय करना है लेक्चर्स को, जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, इसको डिटेल में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं तक था, तो मुझे इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि लेक्चर कैसा रहा। जो बेसिक साइंटिफिक अप्रोच था, आज का डिस्कशन था हमारा, उस बारे में ख़ास तौर पे बताइए कि सब ठीक है, हिंदी ठीक है, या ज़्यादा इंग्लिश का यूटिलाइज़ करूँ, या फिर ये ठीक है इंग्लिश जिसको बोलेंगे,
उसमें कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, एज़ पर द कन्वीनेंसी, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हम कोशिश कर रहे हैं इसको लेक्चर को शूट करने की। ठीक है, तो मुझे लेक्चर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, ख़ास तौर पे हर बच्चा जेन्युइनली मुझे बताइए, उसी हिसाब से मैं ओवरकम करने की कोशिश करूँगा ताकि हर बच्चा इसको समझने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।